नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो डिसीजन दिया गया था, उस डिसीजन के बाद एसबीआई को ये कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी इन्फॉर्मेशन 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को दे दी जाए, ताकि 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर दें। इस संबंध में मैंने एक वीडियो अभी जारी किया था, जिसमें कि ये बताया था कि क्या एनोमलीज इसमें किस प्रकार की गलतियां इस बिल के पास करने में की गई और उसमें क्या क्या ऑपरेशनल कमियां थी। उस वीडियो के बाद मैं ये भी बताना चाहता था कि किस प्रकार से आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रही है और फाइनली आरबीआई को कुछ शर्तों के साथ गवर्नमेंट को अलाउ करना पड़ा कि इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किया जाए। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रक्रिया को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश दिया गया था कि जितनी भी डिटेल इलेक्टोरल बॉन्ड की होंगी उनको सील कवर में स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करता रहेगा। लेकिन स्टेट बैंक द्वारा केवल कोर्ट के जजमेंट से पहले का डिटेल कहीं सील कवर में रख करके इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड किया गया है, लेकिन उसके बाद की डिटेल ना तो इलेक्शन कमीशन को दी गई और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेट बैंक को आदेश दिया गया सारे इलेक्टोरल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को दी जाए 6 तारीख से पहले, 6 मार्च 2024 से पहले। लेकिन अभी 4 मार्च 2024 को स्टेट बैंक द्वारा अपील की गई है कि वो 6 मार्च से पहले ये सारा डाटा नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ डाटा मैनुअली बनाया गया है और कुछ डिजिटल फॉर्म में। दोस्तों, इस संबंध में स्टेट बैंक की अपील पर बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है 6 तारीख को। उस प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने क्या कहा है उसको मैं आपके सामने पेश करता हूँ। Honorable Supreme Court of India, in its landmark unanimous judgment on 15th February 2024, declared the electoral bond scheme, which provided blanket anonymity to the political donors, as unconstitutional and manifestly arbitrary. It also struck down the legal amendment allowing rich corporations to make unlimited political donation or favors. The Supreme Court directed State Bank of India, sole banker, to handle electoral bond through only 29 designated branches, to submit full details of contribution and encashment since April 2019 to Election Commission of India within 3 weeks before 6th March 2024, and ECI to publish the details submitted by SBI in its website before 13th March 2024। दोस्तों, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो सारे मीडिया में और सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चाएं चलती रही, और जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड संदेह के घेरे में पहले से ही था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। और अब इलेक्शन कमीशन के पास जैसे ही डाटा जाएगा तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और किस पार्टी को कितना फंड्स गए वो सब सामने आ जाएंगे। तो इस जजमेंट का भारतीय लोकतंत्र पर बहुत बड़ा असर होगा, जो कि आज की डेट में डोनर्स पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे करके अपना काम करवाते हैं, उस पर लगाम लगेगी। जबकि पहले जिस समय ये बिल बनाया गया था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और ब्लैक मनी को रोकने के लिए ये सब चीज़ें बताई गई थी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद इसमें इजाफा ही हुआ, ना कि कोई रोक लग पाई। दोस्तों, आगे इसी लेटर में, इस प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा है कि द कंट्री ऑब्जर्व दैट SBI आफ्टर 17 days since the judgment moved an appeal to
Supreme Court on 4th March 2024, just 2 days before the deadline, 6th March 2024, seeking time up to 30th June 2024 to comply with the directions of the court, by which time the ensuing general election will be over. The reason attributed by India's largest bank, SBI, is that some of the data are stored in physical form, kept in sealed cover, surprised many in digital era, especially in banking sector, when most of the information are available with click of mouse. दोस्तों, ये तो सही है कि कोर बैंकिंग होने के बाद आज की डेट में 100% डाटा डिजिटल फॉर्म में है और वो किसी भी समय प्रोवाइड किया जा सकता है। ये सभी बैंकर को मालूम है कि स्टेट बैंक का जो कंप्यूटराइजेशन सिस्टम है और जो कोर बैंकिंग सिस्टम है वो इतना रोबस्ट है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी समय निकाला जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की दलील देना कि कुछ डाटा मैनुअल फॉर्म में रखा गया है और वो सील कवर में है, तो वो सील कवर उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये विदित होता है कि स्टेट बैंक को सरकार द्वारा डायरेक्शंस दी गई होंगी कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। अदरवाइज़ स्टेट बैंक द्वारा इस प्रकार की अपील करना एक निरर्थक प्रयास है और मेरा ये मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को सही ढंग से गहराई से देखे और बैंक के जो कंप्यूटराइजेशन और जो डिजिटलाइजेशन का आज की डेट में स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक को इमीडिएटली डाटा प्रोवाइड करने के लिए कह सकते हैं। और अगर यदि स्टेट बैंक उसमें ज़्यादा आनाकानी करता है तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी झेलना पड़ सकता है। ऑफ लेट इट इज़ ऑब्जर्व that the public sector banks and its personals are utilized for narrow political interest of the ruling forces, like in the cases of observance of partition orders, Remembrance Day, Viksit Bharat Sankalp Yatra, etc. We express our strong opposition to such activities when need of the hour is more recruitment in the banking industry and put hard to looting of public money through various means. Bank Employees Federation of India unequivocally opposes utilization of the bank for political purposes and demand that as State Bank of India as public sector bank should disclose and submit all details of electoral bond to Election Commission before the stipulated deadline of 6th March 2024 as directed by Supreme Court. Since delayed justice is denial of justice. The matter is pending before Apex Court and we believe that the Supreme Court will take appropriate decision in this regard. तो दोस्तों, ये 6 तारीख की प्रेस विज्ञप्ति है और 6 तारीख की लास्ट डेट थी और अभी तक ये नहीं पता चला कि स्टेट बैंक ने डाटा दिया कि नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अपील की है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने डाटा अभी तक नहीं दिया और ना अभी देने की पोजीशन में है। तो दोस्तों, ये एड्रेस किया गया टू द न्यूज़ एडिटर और चीफ रिपोर्टर्स फॉर फेवर ऑफ सर्कुलेशंस एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग थ्रू योर एक्सट्रीम मीडिया, हरि राव एस सेक्रेटरी। इस तरह का जो ये प्रेस विज्ञप्ति है ये एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं और जिसका कि कुप्रभाव पब्लिक मनी का दुरुपयोग है। दोस्तों, इस प्रकार के बैंकिंग इंडस्ट्री को अफेक्ट करने वाले और भी कई डिसीजन हैं जिनको कि अभी हम अगले किसी वीडियो में कवर करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें।
फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक स्कीम्स के बारे में जानने के लिए या गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।